नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 कंप्यूटर साइंस उत्तर प्रदेश बोर्ड। बच्चों, इस वीडियो से हम लोग इकाई 3 शुरू कर रहे हैं। इकाई 3 का नाम है एडवांस जावा लैंग्वेज का परिचय। एडवांस जावा लैंग्वेज के परिचय के अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है एरे। इस वीडियो में हम लोग एरे का परिचय देखेंगे। एरे के क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में जानेंगे। और एरे का जो सबसे पहला प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं एक विमीय एरे या वन डायमेंशनल एरे, इसके बारे में जानेंगे। एरे क्या है? एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अगर डेटा टाइप के संदर्भ में पूछा जाए कि एरे किस प्रकार का डेटा टाइप है, तो आपका उत्तर होना चाहिए एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। दूसरा बात, जैसा कि आप जानते हैं कि एक वेरिएबल केवल एक वैल्यू को स्टोर करता है, जबकि एक एरे वेरिएबल एक से ज्यादा वैल्यू को भी स्टोर कर सकता है। इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि आप जानते भी हैं। मान लीजिए मुझे एक ए नाम का वेरिएबल बनाना है और इसका टाइप क्या हो? इसका टाइप इंट हो। तो इस वेरिएबल में हम एक सिंगल वैल्यू ही क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। जबकि एरे में हम एक से ज्यादा वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली एरे का निर्माण ही किया गया है एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अगला पॉइंट, एरे एक ही टाइप। अब ये टाइप क्या है? प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप क्या होता है इसके बारे में हम लोग काफी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे इंट है, फ्लोट है, कैर है, इन्हें प्रिमिटिव टाइप कहा जाता है। तो एरे में क्या होता है कि एरे में जो वैल्यूज होंगे, जैसे अभी हमने इस वेरिएबल में एक वैल्यू देखा 30। ठीक है, 30 ये एक वैल्यू है। तो ये किस प्रकार का वैल्यू है? इंटीजर टाइप का वैल्यू है। इंटीजर किसे कहते हैं? बिना पॉइंट, है ना, बिना दशमलव पॉइंट वाला जो संख्या होता है उसे हम इंटीजर कहते हैं। तो यहाँ पर जो 30 है वे एक इंटीजर वैल्यू है। तो उसी प्रकार से एरे के बारे में कहा जाता है कि एरे अपने अंदर बहुत सारे वैल्यू को स्टोर तो करता है, लेकिन ये सारे वैल्यू एक ही प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है। एरे एक ही टाइप के अनेक वैल्यू का संग्रह होता है। यानी एक एरे में आप बहुत सारा, जैसे इंटीजर वैल्यू 30, 15, 20, 25, है ना, 40, जितना चाहे उतना जो है आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज गौर करेंगे, ये सारे के सारे वैल्यू क्या हैं? ये सारे के सारे वैल्यू इंटीजर हैं। ठीक है, तो या तो सारे वैल्यू इंटीजर हों, या ऐसा भी हो सकता है कि सारे वैल्यू जो एरे में स्टोर हों वो सारे फ्लोट हों। जैसे 6.5, 19.3, 0.34, 60.59। ठीक है, तो जो एरे हम लोग बनाते हैं उस एरे में जो वैल्यू स्टोर होगा वो वैल्यू एक ही टाइप के होने चाहिए। या तो वे सारे फ्लोट हों, या तो वो सारे कैरेक्टर हों, या तो सारे वो इंटीजर हों। यहां पर मैंने बताया भी है, जैसे एक एरे या तो केवल इंट टाइप के वैल्यू का संग्रह हो सकता है, या फ्लोट टाइप या कैर टाइप के वैल्यू का संग्रह हो सकता है। जैसे मेरे इस एग्जांपल में ये जो एरे है किस प्रकार के वैल्यू का संग्रह है? फ्लोट टाइप, यानी दशमलव पॉइंट वाला जो संख्या होता है उस प्रकार के वैल्यू का ये संग्रह है। आगे बताया गया है कि एरे को हम सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल भी कहते हैं। इसे ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लीजिएगा कि एरे को हम लोग जो है सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एरे के प्रकार के बारे में। एरे के दो प्रकार होते हैं। पहला, एक विमीय एरे जिसे कहते हैं अंग्रेजी में वन डायमेंशनल एरे, और दूसरा है द्विविमीय एरे जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टू डायमेंशनल एरे। देखिए, एरे का प्रकार तो कुछ इस प्रकार से होता है। ये एरे है, और एरे का प्रकार हम लोग ऐसे कहते हैं, वन डायमेंशनल, ठीक है, और दूसरा मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, मल्टी डायमेंशन में ही आता है हमारा टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल। ठीक है, तो एक्चुअली एरे का जो कैटेगरी है वो ऐसे पढ़ाया जाता है, लेकिन आपकी किताब में
ठीक है, आपके बुक में जो भी बुक आपके मार्केट में अवेलेबल है उसमें एरे का प्रकार कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि वन डायमेंशनल एक टाइप होता है और एक टू डायमेंशनल। हालांकि टू डायमेंशनल किसके अंतर्गत आता है? मल्टी डायमेंशन एरे के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो हमें जैसा आपके सिलेबस में बताया गया है वैसे है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को पढ़ना है। इसलिए यहाँ पर आप केवल ये पढ़ेंगे कि एरे का जो है दो प्रकार होता है। पहला है एक विमीय एरे और दूसरा है द्विविमीय एरे, वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक विमीय एरे यानी वन डायमेंशनल एरे के बारे में। इस एरे में जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट का मतलब वैल्यू, ठीक है, या अवयव भी हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं। इस एरे में जो एलिमेंट की संख्या को, है ना, एलिमेंट की संख्या को व्यक्त करने के लिए एक एक का अंग्रेजी यहाँ पर सिंगल, एक यानी सिंगल सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, एक विमीय एरे में एरे के जो एलिमेंट होते हैं उसको व्यक्त करने के लिए सिंगल सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। ये लाइन जो मैंने अभी पढ़ा हो सकता है अभी आपको समझ में ना आया हो, इसे हम लोग कोडिंग के माध्यम से समझेंगे। और ये कोडिंग मैंने अभी अगली लाइन में ही बताया है। अगली लाइन में मैंने यहाँ पर लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, ये डिक्लेरेशन आपको समझाएंगे तो आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होता था, ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता था तो आप सबसे पहले लिखते थे वेरिएबल का डेटा टाइप और उसके बाद क्या लिखते थे? वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर मैंने डेटा टाइप लिखा इंट और मैंने वेरिएबल का नाम लिखा ए। मैंने डेटा टाइप लिखा फ्लोट और वेरिएबल का नाम लिखा क्या? बी। तो यहां पर जो मैंने लिखा है इंट ए, इसका मतलब ये हो गया कि ए एक ऐसा वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है या बनाया है जिसमें केवल और केवल इंटीजर टाइप के वैल्यू आप स्टोर कर पाएंगे। और बी नाम का हमने एक ऐसा वेरिएबल बनाया है जिसमें आप फ्लोट टाइप का वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे। ये था वेरिएबल का डिक्लेरेशन। इसी प्रकार से हम लोग वन डायमेंशनल एरे को भी डिक्लेयर करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी वेरिएबल के केस में भी लिखा था कि सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एरे के डिक्लेरेशन में सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं, फिर एरे का नाम लिखते हैं, फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये लिखते हैं। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का जो आपका जोड़ा है ना, ये जोड़ा जो है वो कितना है? ये एक जोड़ा है, वन पेयर। ठीक है, तो वही आपका डेफिनेशन में कहा गया है कि वन डायमेंशनल एरे में एलिमेंट की संख्या को व्यक्त करने के लिए सिंगल सबस्क्रिप्ट, ये जो एक जोड़ा है ना इसी को कहा जा रहा है सिंगल सबस्क्रिप्ट। अगर ये दो जोड़े में होते तो इसको यहां पर कहते हैं, तब ये सिंगल नहीं कहलाता, तब ये डबल स्क्रिप्ट कहलाता। ठीक है, तो वन डायमेंशनल एरे में सिंगल स्क्रिप्ट का क्या करते हैं हम लोग? इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए आगे फिर से चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं, फिर एरे का नाम लिखते हैं, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट का जोड़ा लिखते हैं, लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डेटा टाइप लिखें, ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है इसे हम लोग पहले लिख लें और ये जो एरे का नाम है इसको हम लोग बाद में लिखें। तो दोनों तरीका है, आप इस तरीके से भी और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें उदाहरण का, तो ये जो उदाहरण आप देख रहे हैं, इंट मेरा डेटा टाइप है, पहला स्क्वायर ब्रैकेट और फिर ए मेरा एरे का नाम, ये इसका उदाहरण है कि सबसे पहले डेटा टाइप मैंने इंट लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखा। ठीक है, ऐसे समझिए, सबसे पहले मैंने डेटा टाइप इंट लिखा, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, उसके बाद मैंने फिर एरे का नाम लिखा। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो भी वैसा ही है। सबसे पहले मैंने डेटा टाइप कैर लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट का एक जोड़ा, फिर वेरिएबल का नाम, यानी वेरिएबल मतलब एरे का नाम सी एच। यहाँ भी वैसा ही है, फ्लोट मेरा डेटा टाइप हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट का एक जोड़ा हो गया और की मेरा एरे का नाम हो गया। ठीक है, तो ये जो तीनों उदाहरण है ये किसके ऊपर है? इसके ऊपर है, इस पे आधारित है। इसका उदाहरण लिखना हो तो डेटा टाइप मान लीजिए मैंने लिखा इंट, एरे का नाम
अगर मान मान लीजिए मैंने लिखा रोल और ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये हो गया वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करना। अब हम लोग सीखेंगे कि वन डायमेंशनल एरे को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, क्रिएट कैसे करते हैं, क्या करना पड़ता है। आप यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग यहां पर डेटा टाइप लिखेंगे इंट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर एरे का नाम। एरे का नाम हमने यहाँ पर ARR रखा है, आप एरे का नाम जो चाहे सो रख सकते हैं। तो इंट डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट, एरे का नाम, फिर इक्वल साइन, फिर आपका न्यू कीवर्ड, न्यू से आप वाकिफ होंगे। फिर से हम लोग वही डेटा टाइप इंट जो हमने यहाँ पर शुरू में लिखा है वही आपका यहाँ भी होगा, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हमने एक संख्या लिखा है 10। ये 10 जो है ना, ये कहलाएगा साइज ऑफ एरे। साइज ऑफ एरे का मतलब क्या होता है, साइज ऑफ एरे का मतलब ये होता है कि इस एरे में अधिकतम 10 इंटीजर वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। यानी ये जो ARR नाम का एरे है, ठीक है, ARR नाम का जो एरे है, इसमें मैक्सिमम 10 एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट बोलें, हिंदी में अवयव बोलें, या वैल्यूज बोलें, ठीक है, तो अधिकतम 10 एलिमेंट या 10 वैल्यूज हम लोग स्टोर कर पाएंगे इस वाले वन डायमेंशनल एरे में। ठीक, अब या करके क्या बताया गया है, मान लीजिए मैंने यहां पर इस तरीके से ये चीज को डिक्लेयर कर लिया, इंट एरे का डेटा टाइप, ये स्क्वायर ब्रैकेट ही बताता है, एक जो है स्क्वायर ब्रैकेट का जोड़ा है, तो ये एक वन डायमेंशनल एरे हो गया, और ARR एरे का नाम हो गया। फिर अगली लाइन में मैंने लिखा ARR इक्वल टू न्यू इंट, और स्क्वायर ब्रैकेट में साइज 10। तो कहीं ना कहीं ये जो हमने यहां पर लिखा है इसको ही दो लाइन में क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। तो आप लोग जो है जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसे बहुत ही ध्यान से गहराई से बार बार देखिए, और आपको जो है इसको समझ लेना है। अगला हमारा जो पॉइंट है उसका नाम है इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग ये टॉपिक को थोड़ा सा याद कर लेंगे। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल कैसे करते थे। मान लीजिए हमने कोई ए नाम का वेरिएबल बनाया और हम उसमें 10 स्टोर करना चाहते हैं, तो इंट ए इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने ए नाम के वेरिएबल में 10 क्या किया, स्टोर किया। तो ये जो हम लोग पहली दफा जो इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं इसे ही कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। इस चीज को हम दो लाइन में भी लिख सकते हैं, ऐसे कि पहले हम लोग इसे डिक्लेयर कर लें और अगली लाइन में हम इसे इनिशलाइज कर लें। ठीक है, तो दो लाइन में भी ब्रेक करके लिख सकते हैं और एक लाइन में भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग वेरिएबल को इनिशलाइज करते हैं उसी प्रकार से हम लोग एरे को भी इनिशलाइज कर सकते हैं। वही चीज हम लोग को यहाँ पर सीखना है। यहाँ पहला देखिए, इंट एरे का डेटा टाइप, रोल एरे का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये बता रहा है कि ये वन डायमेंशनल एरे है। इक्वल साइन दे करके हमने यहां पर लिखा 10, 12, 16, 18 और 22। यानी ये जो 5 इंटीजर वैल्यू है, ये 5 इंटीजर वैल्यू मेरे इस रोल नाम के एरे में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली ये 5 यहाँ पर एलिमेंट है या 5 हमारा जो वैल्यू है, तो इस एरे का जो साइज हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, डेटा टाइप कैर, एरे का नाम ग्रेड, एक स्क्वायर ब्रैकेट का जोड़ा है, तो ये वन डायमेंशनल हुआ, और इसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स स्टोर कर रहे हैं। एक कैरेक्टर ए है, सी है, डी है, ए है। तो हम लोगों ने 4 कैरेक्टर क्या किया है, इस एरे में स्टोर किया है, ग्रेड नाम के एरे में स्टोर किया है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वैल्यू स्टोर करते हैं, और इसी को कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। अगला एग्जांपल, डेटा टाइप फ्लोट, एरे का नाम परसेंटेज, ये स्क्वायर ब्रैकेट का एक जोड़ा, इक्वल साइन, 67.10, 75.12, 98.34, 90.18 और 78.42। ये 1, 2, 3, 4, 5 हम लोगों ने 5 फ्लोट टाइप का वैल्यू, है ना, फ्लोट टाइप का वैल्यू स्टोर किया है परसेंटेज नाम के एरे में।
ये था आपका इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। अब हम लोग एक डायग्राम की मदद से, एक चित्र की मदद से इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं इनिशियलाइजेशन को। इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। इंट एरे का डेटा टाइप, रोल एरे का नाम, एक स्क्वायर ब्रैकेट का जोड़ा, इक्वल साइन, और वैल्यूज है 10, 12, 16, 18 और 22। ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा, 10, 12, 16, 18 और 22। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे 10 कहाँ स्टोर हुआ है, ठीक है, कहाँ स्टोर हुआ, रोल नाम का तो आपका एरे है, लेकिन कहाँ, तो आप बताएंगे कि ये जो सबसे पहला वैल्यू स्टोर हुआ है वो स्टोर हुआ है रोल और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 0। फिर दूसरा वैल्यू स्टोर हुआ है रोल और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 यानी 1। उसी प्रकार से 2, 3 और 4। यहां याद रखना है कि ये जो 0 था, है ना, ये 0 है या 1 है या 2 है, 0 है, 1 है, 2 है ना, 3 है, 4 है, इन्हें कहा जाता है इंडेक्स। इन्हें क्या कहा जाता है, इंडेक्स। ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि एरे का जो सबसे पहला वैल्यू है या जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो 0 इंडेक्स में स्टोर होता है, दूसरा वाला 1 इंडेक्स में, तीसरा वाला 2 इंडेक्स में, चौथा वाला 3 इंडेक्स में, और पांचवा वाला 4 इंडेक्स में। ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। ठीक है। वन डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग इस 10 को प्रिंट करना, ऐसे तो आप जावा में जानते हैं कि प्रिंट ऐसे करते हैं ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। लेकिन इसके भीतर, इस ब्रैकेट के भीतर हम क्या लिखें कि ये केवल 10 ही प्रिंट करे या केवल 12 ही प्रिंट करे, या एक बार में सारा प्रिंट कर दे, है ना, एक प्रिंट करे या एक से ज्यादा प्रिंट करे, इसके लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, ये पैरेंथेसिस के भीतर हम क्या लिखें ये हमें सोचना है। तो अगला टॉपिक वही है कि वन डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना। तो एरे के एलिमेंट को दो प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। देखो, एक्सेस करने का मतलब क्या हुआ, मुझे ये 10 प्रिंट करवाना है, 12 प्रिंट करवाना है, 16 प्रिंट करवाना है, मुझे इन वैल्यू के साथ कुछ करना है। तो कुछ करना मतलब एक्सेस करना। ठीक है। तो एरे के एलिमेंट को दो प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। पहला होता है इंडेक्सिंग के द्वारा और दूसरा है लूप का प्रयोग करके। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंडेक्सिंग द्वारा वन डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना। यहां पर हम लोग जो है एक प्रोग्राम बनाए हैं, यहां पर हम लोग एक क्लास बनाए हैं, क्लास का नाम क्या है, एरे वन है। ठीक है, क्लास का नाम है एरे वन, एरे का नाम नहीं है, ये क्लास का नाम है एरे वन। फिर इस क्लास के अंदर हम लोग मेन मेथड बना रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। फिर इसके अंदर हम लोग जो है, मेन मेथड के अंदर हम लोग जो है एक एरे को इनिशियलाइज किए हैं। इंट एरे का डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट एरे का नाम ARR, इक्वल साइन 10, 15, 20, 25, 30, यानी हमने ये 5 वैल्यू स्टोर किया है इस ARR नाम के एरे में। तो मुझे इन सारे वैल्यू को एक एक करके प्रिंट कराना हो तो मैं ऐसे प्रिंट कराऊंगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ये हमने डबल कोट के अंदर लिखा है ARR 0 बराबर। तो डबल कोट के अंदर जो चीजें होती हैं वो तो हूबहू प्रिंट करेगी, ARR 0 बराबर। लेकिन प्लस करके ये डबल कोट में नहीं है, तो 0 इंडेक्स का डेटा को प्रिंट कीजिए। तो 0 इंडेक्स में तो 10 होगा, तो प्रिंट करेगा 10। उसके बाद अगला है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, अगेन ये डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है ARR 1 इक्वल टू, तो यहां तक तो हूबहू प्रिंट करेगा। फिर प्लस करके लिखा हुआ ARR 1, यानी 1 इंडेक्स का डेटा, तो 1 इंडेक्स पे क्या होगा, 15 होगा, तो प्रिंट करेगा क्या, 15। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इंडेक्स वाइज, है ना, इंडेक्सिंग के द्वारा इंडेक्स 0 का डेटा प्रिंट करवाएं, इंडेक्स 1 का डेटा प्रिंट करवाएं, इंडेक्स 2 का डेटा हम लोग जो है इसी प्रकार से प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है। एंड सो ऑन, इसी प्रकार से बाकी एलिमेंट्स भी हम लोग क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। लेकिन हमने किसका सहारा लिया, इंडेक्सिंग के जरिए, इंडेक्स के जरिए। अब यहां पर कभी कभी स्टूडेंट का सवाल हो सकता है कि मान लीजिए यहां तो केवल 5 वैल्यू था, अगर यहाँ 5 के जगह पर 500 वैल्यूज होता, तब तो ये सिस्टम डॉट आउट मुझे 500 बार लिखना पड़ता है। तो हम लोग कहेंगे हाँ, लिखना तो पड़ता। तो क्या कुछ ऐसा भी हमारे पास उपाय है जिसका इस्तेमाल करके इतना सारा कोडिंग ना लिखना पड़े? तो इसका उत्तर है हाँ, हमारे पास उपाय है। और वो उपाय क्या है, वो उपाय है हमारा लूप।
ठीक है, वो उपाय है हमारा लूप। देखिए आपके सिलेबस में लूप वगैरह जो है बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाने को कहा गया है, ना इफ एल्स ना लूप। ठीक है, हो सकता है आपके स्कूल में लूप के बारे में पढ़ाया गया हो। तो याद रखिए, अगर आपको एरे का प्रोग्राम को छोटा बनाना है, इजी वे में बनाना है, तो वो लूप के जरिए ही बनेगा, और उससे पहले आपको लूप को समझना पड़ेगा कि लूप होता क्या है। ठीक है, तो लूप जो है वो कोर जावा लैंग्वेज का पार्ट है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस जावा, तो वो कोर जावा लैंग्वेज का जो पार्ट है ना लूप, उससे हम लोग थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसे आप कोडिंग के माध्यम से ही समझ पाओगे। लूप का मतलब होता क्या है, पहले ये समझिए। लूप का मतलब होता है किसी काम को बार बार रिपीट करना। किसी काम को अगर बार बार रिपीट करते हैं तो इसे कहते हैं कि ये लूप है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा गया कि आपको जो है, आपको रोटियां खानी है। ठीक है, तो पहले आपको एक रोटी दिया गया, आप एक रोटी खाएं। फिर आपको दूसरा रोटी दिया गया, फिर उसे आप खाएं। तीसरा, आपने कहा आप केवल 5 खाएंगे। ठीक है, तो जो देने वाला है वो भी क्या कर रहा है, काउंट करते जा रहा है। एक देने के बाद फिर दूसरा दिया तो काउंट किया कि हाँ ये पांचवा रोटी, छठा रोटी तो नहीं है। फिर चौथी बार दिया, फिर पांचवी बार दिया। फिर वो छठी बार देने जा रहा है तो चेक किया कि नहीं ये तो छठा बार हो गया है, हमें तो 5 बार देना था। तो आप क्या किए, आप रुक गए, या जो रोटी देने वाला व्यक्ति था वो क्या किया, वो रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पर रोटी देने का काम कितनी बार हुआ, 5 बार हुआ। ठीक है, कितनी बार हुआ, 5 बार हुआ। तो ये जो रोटी देने का जो क्रम है वो कितनी बार रिपीट हुआ, 5 बार रिपीट हुआ। तो रोटी देने का जो काम था वो एक काम था, लेकिन इस काम को कितनी बार रिपीट किया गया, 5 बार रिपीट किया गया। तो इसी प्रकार से जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में भी कभी कभी कुछ चीजों को बार बार रिपीट करना पड़ता है, और इसके लिए हम लोग जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं लूप। लूप जो होता है बहुत सारे टाइप का होता है। ठीक है, बहुत सारे मतलब कुछ टाइप का। ठीक है, उसमें से हम लोग जो है फोर लूप को यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, ऐसे तो लूप में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम लोग अभी एरे पढ़ रहे हैं तो हम लोग लूप का बहुत डिटेलिंग नहीं करेंगे। हमें जिस लूप का इस्तेमाल करना है केवल उस लूप को समझ लेते हैं, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे फोर लूप। तो फोर लूप को समझ लेते हैं। पहली बात, किसी भी लूप में कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, ठीक है, एलिमेंट। जैसे कि शुरुआत कहाँ से करना है, लूप की शुरुआत कहाँ से होगा। फिर दूसरा कि कंडीशन क्या है, कितनी बार चीजों को रिपीट करना है। फिर एक होता है अपडेट। ठीक है, कि कैसे कैसे बढ़ना है, एक के बाद दो होना है कि एक के बाद सीधे 3 हो जाना है। तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद 5। आप कैसे पहुंचे, +1 करते करते पहुंचे ना, +1 करते करते पहुंचे। ये जो +1 करते करते आप जो आगे बढ़ रहे हो, इस +1 को ही अपडेट कहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत को हम अंग्रेजी में इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो कोई भी लूप का जो है वो शुरुआत होगा, कंडीशन होगा, अपडेट होगा। और एक होता है बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप का मतलब ये होता है कि किसी काम को, वो काम जिसको आप बार बार दोहराना चाहते हैं उसको कहते हैं बॉडी ऑफ लूप। जैसे मेरे एग्जाम्पल में रोटी खाना कहाँ से शुरू हुआ, एक से हुआ, ये कहलाएगा आपका इनिशियलाइजेशन। ठीक, उसके बाद कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि केवल 5 रोटियां ही आपको खानी है, तो ये हो गया या मिलेगी कंडीशन। अपडेट क्या था, एक के बाद फिर अगला मिला तो +1, फिर अगला मिला तो +1, ये +1 +1 करते जा रहे हैं, ये हो गया आपका अपडेट। और बॉडी ऑफ लूप, वो जो एक रोटी आपको दिया जा रहा है कितनी बार दिया गया, 5 बार दिया गया, तो ये एक बार दिए, ये जो काम है ना, जो काम जो रोटी देने का काम है ये 5 बार रिपीट हुआ, इस काम को कहते हैं बॉडी ऑफ लूप। ये तो साधारण एग्जाम्पल था। अब हम लोग थोड़ा कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। जावा में फोर एक कीवर्ड है। फोर, यहां पर लिखा गया, मान लीजिए आई बराबर 1, सेमीकोलन, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, और यहां पर लिखा गया है I++। और यहां पर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां लिखे आई, यानी आई का वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अब हमें समझना है
ये जो है आई बराबर एक, ये है इनिशियलाइजेशन, यहां से शुरुआत हो रहा है। आई इज लेस देन इक्वल टू 5, ये है आपका कंडीशन। आई प्लस प्लस, ये है आपका अपडेट। और ये जो है ये आपका है बॉडी ऑफ लूप। यानी ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, बार बार दोहराया जाएगा। कितनी बार? 5 बार। ये कंडीशन में बताया गया 5 बार। देखिए लूप का शुरुआत कैसे करते हैं। सबसे पहले आई बराबर एक लिखा हुआ है, तो आई एक वेरिएबल है, इसमें क्या स्टोर किया गया, एक स्टोर किया गया। उसके बाद हम लोग कंडीशन के पास जाते हैं। ठीक है, इनिशियलाइजेशन के बाद कहाँ जाते हैं, कंडीशन। चेक किया जाएगा कि जो आई का भी वैल्यू 1 है, क्या ये लेस देन इक्वल टू 5 है, 5 से छोटा है, तो हम बोलेंगे हाँ। जब कंडीशन ट्रू हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं, लूप की बॉडी में जाते हैं। याद रखिएगा, कंडीशन ट्रू होने पर हम लूप की बॉडी में जाते हैं। लूप का बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा लूप का बॉडी है। कंडीशन ट्रू हुआ, लूप के बॉडी के पास गए, ये कहा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन आई, आई का वैल्यू प्रिंट कीजिए। तो आउटपुट स्क्रीन पर जो आई का वैल्यू है कितना है, अभी 1 है, तो आई का वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। प्रिंट करके हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा यहाँ पर आई प्लस प्लस के पास। और आई का जो वैल्यू है, प्लस प्लस का मतलब होता है एक बढ़ा देना। तो आई का जो वैल्यू 1 था वो बढ़ करके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अपडेट हो गया। अपडेट करने के बाद फिर से हम कंडीशन चेक करने के लिए जाते हैं कि जो आई का जो वैल्यू 2 हो चुका है, क्या ये अब भी लेस देन इक्वल टू 5 है। हम बोलेंगे हाँ। कंडीशन दूसरी बार ट्रू हुआ, तो फिर से जाएंगे लूप की बॉडी के पास। फिर से कह रहा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन आई, लेकिन अब आई का वैल्यू तो 2 हो चुका है, तो आई का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 2। यहां से फिर जाएंगे वापस आई प्लस प्लस के पास। प्लस प्लस मतलब एक और बढ़ा दो, तो 2 से बढ़कर ये 3 हो गया आई का वैल्यू। फिर कंडीशन चेक करेंगे कि क्या ये अब भी लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हम कहेंगे हाँ। तीसरी बार कंडीशन ट्रू हुआ, तो तीसरी बार लूप के बॉडी के पास जाएंगे और तीसरी बार सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन आई का जो करंट वैल्यू है 3, वो प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद फिर से आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू बढ़ करके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कंडीशन चेक कीजिए, लेस देन 5 है, हाँ है। चौथी बार ट्रू हुआ, तो चौथी बार आई का वैल्यू प्रिंट करेगा 4। फिर आई का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 5। कंडीशन चेक करो, लेस देन इक्वल टू 5 है, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है। पांचवी बार कंडीशन ट्रू हुआ, तो पांचवी बार आई का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा। उसके बाद आई का वैल्यू बढ़ करके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 5 प्रिंट करने के बाद आई का वैल्यू प्लस प्लस होकर 6 हुआ। कंडीशन चेक करो, लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हम लोग कहेंगे नहीं है। अब जैसे कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम लोग लूप के बॉडी में नहीं जाते हैं, अंदर नहीं जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे, इसके आगे। ठीक है, यहां से यहां खत्म हुआ ना, तो इसके आगे, यानी कंडीशन फॉल्स होने पर हम लूप की बॉडी के पास नहीं जाते, हम आगे चले जाते, और आगे तो कुछ है नहीं, तो प्रोग्राम एंड हो गया। तो इस प्रकार से आपको आउटपुट क्या मिला, ये मिला। ये क्या हुआ, ये लूप 5 बार चला, और पांचों बार ये क्या किया, आई का जो भी करंट वैल्यू था उसको क्या किया, ये प्रिंट कर रहा था। ठीक है, यहां पर जो आई है इसे हम लोग कहेंगे लूप काउंटर। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे लूप काउंटर। ठीक, जो कि कहां से शुरू हो रहा है, एक से। आई इज लेस देन इक्वल टू 5, इसे कहेंगे कंडीशन। आई प्लस प्लस, इसे कहेंगे हम लोग अपडेट। और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के भीतर जो लिखा हुआ है, इसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या है आपका, ये आपका लूप का बॉडी है। तो ये है आपका लूप। इसे मैंने समझा दिया है। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका लूप क्लियर नहीं होगा, अभी एरे को समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। चलिए मान के चलता हूं आपको जो है लूप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लूप के द्वारा वन डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना सीखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम देखिए। पब्लिक क्लास एरे टू, हमने क्लास का नाम बनाया है एरे टू। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स आपका मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर हम लोग एक एरे बना रहे हैं जिसका नाम ARR है। इसका डेटा टाइप इंट है, इसमें केवल इंटीजर वैल्यू स्टोर किया जा सकता है। हमने वैल्यू स्टोर किया है 10, 15, 20, 25 और 30। एज्यूम कीजिए कि ये जो वैल्यू है वो इस प्रकार से मेमोरी में स्टोर है, 10, 15, 20, 25 और 30। ये कहाँ स्टोर है, 0 इंडेक्स में, 1 इंडेक्स में, 2 इंडेक्स में, 3 इंडेक्स में, 4 इंडेक्स में। हम लोग यहाँ पर एक आई नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, इंट आई, जिसका इस्तेमाल हम लोग लूप में करेंगे। यहाँ देखिए किया भी है, 4 i बराबर 0। हम 0 से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इसका संबंध दिखा रहे हैं एरे के इंडेक्स से। इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो हमने यहाँ पर i बराबर 0 लिखा।
यहां थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आई इज लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ। लेंथ एक मेथड होता है जो क्या करेगा, एरे का लेंथ निकालेगा। तो एरे का जो लेंथ निकलेगा वो लेंथ कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। एरे का लेंथ कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 5 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 निकला। तो यहां पर एरे का लेंथ क्या निकला, 5 निकला। तो कंडीशन क्या है यहाँ, आई इज लेस देन एरे का लेंथ, यानी आई इज लेस देन 5, आई का वैल्यू 5 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए ये जितना भी इंडेक्स है ना, सब 5 से छोटा है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हमारा जो इंडेक्स जो है वो कहाँ तक चलता है, जितना उसका लेंथ होता है एरे का उससे एक कम तक। ठीक है, 4 तक। अगर साइज 5 है तो 4 तक, अगर एरे के साइज 10 है तो 9 तक, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से हो रहा है। फिर यहाँ लिखा हुआ आई प्लस प्लस। एक चीज याद रखिएगा, ये जो हम लोग लिखते हैं ना आई बराबर 0 फिर सेमीकोलन, ये सेमीकोलन देना जरूरी है। फिर हमने लिखा आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, यानी लेंथ जो है वो, फिर हमने सेमीकोलन लिखा, ये सेमीकोलन भी देना जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं, आई कहाँ से शुरू हो रहा है, आई शुरू हो रहा है 0 से। ठीक, जाके चेक करेंगे कि जो आई का जो वैल्यू है वो लेंथ यानी कि 5 से कम है कि नहीं। तो हम कहेंगे हाँ है, कंडीशन ट्रू हो गया। जब कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लोग कहाँ जाते हैं, लूप के बॉडी के पास जाते हैं। ठीक है, लूप के बॉडी के पास जाते हैं। तो लूप का बॉडी ये है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। यहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये डबल कोट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए आर आर एक ब्रैकेट, तो आउटपुट में ऐसे प्रिंट करेगा यहां तक। फिर प्लस है, फिर कहता है आई का वैल्यू प्रिंट कीजिए, तो आई का वैल्यू भी कितना है, 0 है। तो 0 प्लस, फिर देखिए ये डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है क्या, क्लोजिंग ब्रेसेस एंड, है ना, क्लोजिंग ब्रैकेट एंड इक्वल। तो जो चीज डबल कोट में वो तो हूबहू प्रिंट करता है। फिर आपका आया प्लस, फिर ये कह रहा है कि ए आर आर 0, सॉरी ए आर आर आई, आई का वैल्यू कितना है अभी, 0 है। तो ए आर आर 0 में जो वैल्यू उसको प्रिंट कीजिए, तो 10 है, ए आर आर 0 में क्या है, 10 है, तो प्रिंट करेगा 10 है। ये हम लोग यहाँ पर आउटपुट लिख रहे हैं। प्रिंट करके फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, आई प्लस प्लस के पास। आई का वैल्यू बढ़ करके 0 से 1 हो जाएगा, फिर जाके कंडीशन चेक करेगा कि लेंथ से कम है कि नहीं, लेस लेस देन 5 है कि नहीं, तो यस है। दूसरी बार कंडीशन ट्रू, दूसरी बार अंदर जाएंगे, फिर से वही चीज प्रिंट करेंगे, डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है ए आर आर और एक स्क्वायर ब्रैकेट, फिर प्लस आई का वैल्यू, आई मेरा 1 हो चुका है तो 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर ये डबल कोट के अंदर क्लोजिंग ब्रैकेट और इक्वल है तो वो तो प्रिंट किया ही किया यहाँ तक। फिर यहाँ ए आर आर आई, अब आई मेरा क्या हो चुका है, आई मेरा 1 हो चुका है, तो ए आर आर 1 में कौन सा वैल्यू है, ए आर आर 1 में 15 है, तो 15 प्रिंट करेगा। तो इस प्रकार से आई का वैल्यू बढ़ता जाएगा, कंपेयर होता जाएगा, जब जब कंडीशन ट्रू होगा तब तक लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करता जाएगा और सब चीज प्रिंट होता चला जाएगा। आई का वैल्यू बढ़ के 3 होगा, लेस देन 5 है, हाँ है। कंडीशन चौथी बार ट्रू हुआ, फिर से लूप की बॉडी में जाएगा, इसको लूप का बॉडी कह रहे हैं। ठीक है, जितनी बार कंडीशन ट्रू का लूप के बॉडी में जाएंगे, यहाँ पर जो है चीजें प्रिंट करेंगी। थर्ड इंडेक्स में, मतलब इंडेक्स संख्या 3 पे 25 है, आई के वैल्यू 4 होगा, लेस देन 5 है, हाँ है, कंडीशन ट्रू। पांचवी बार कंडीशन ट्रू हुआ, फिर से प्रिंट करेगा, ये मतलब ये लूप का बॉडी जो है एग्जीक्यूट करेगा इस तरीके से, और 30 प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे ही आई का वैल्यू बढ़ करके 5 होगा, 5 इज लेस देन 5, नो, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, तो हम लोग लूप की बॉडी में नहीं जाएंगे, हम लोग आगे जाएंगे। आगे जो है हमारा प्रोग्राम क्या हो गया है, एंड हो गया है। तो इस प्रकार से ये जो है आपके प्रोग्राम का आउटपुट हो जाएगा, जहां पर आप क्या कर रहे हो, एरे के सारे एलिमेंट को प्रिंट करवा रहे हो, किसकी मदद से, लूप की मदद से। इस वीडियो को जो है ना, खासतौर पर ये जो कोडिंग मैंने भी समझाया है, इस कोडिंग को बार बार देखिएगा, और कॉपी पर ये सारा कोड को लिख करके, जो जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना कि ये आई इतना हो रहा है फिर इतना हो रहा है, ये सारा कुछ आप कॉपी पर खुद कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको जो है फिर जो है ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जो है समझ में आया होगा। थोड़ा प्रोग्रामिंग कोड है इसमें, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और कॉपी पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आने वाले वीडियो में हम लोग एरे के जो बाकी के जो टॉपिक हैं उसे हम लोग जो है कवर करेंगे। और एक बात और, लूप का जितना चाहे, है ना, जितना हो सके उतना जो है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आगे चल करके जो हम लोग 2 डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे उसमें जो है एक खास तरह का लूप का हम लोगों को जरूरत पड़ने वाला है, जिसका नाम है नेस्टेड लूप।
ठीक है, तो पहले तो ये सामान्य सा लूप कैसे काम करता है उसको सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेस्टेड लूप जो है पढ़ेंगे। उसके सीखने के बाद ही फिर आप 2D एरे को समझ पाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।